सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं तुस्कानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज का हमारा वीडियो है वो होने वाला है बेसिकली जैसे हमने बताया था आपको, मैं जैसे आपको टाइटल से और थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का हमारा वीडियो होने वाला है जो हमारा फ्यूचर ग्रुप है, यानी जो फ्यूचर ग्रुप है, फ्यूचर रिटेल ग्रुप है, इसकी केस स्टडी के ऊपर। और हम बेसिकली जानने वाले कि मीन्स रिलायंस ने इसको खरीदा, मीन्स वजह क्या थी बेसिकली कि जो किशोर बियानी है, जो कि मीन्स फ्यूचर ग्रुप के क्या बोलते हैं CEO या फिर चेयरमैन बोल सकते हो आप, उसके स्टेक होल्डर, उसके ओनर बोल सकते हो आप। सो ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी किशोर बियानी के ऊपर कि उनको जो अपनी मेन कंपनी है जैसे बिग बाजार, FBB, ब्रांड फैक्ट्री, ये सब मीन्स बेसिकली जो फ्यूचर ग्रुप है उसका ये सब रिटेल आर्म है। सो उनके ऊपर क्या मजबूरी ऐसी आ गई जिसकी वजह से उनको 25,000 करोड़ में जो अपनी कंपनी है उसको रिलायंस को बेचना पड़ा। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, समझिए आपकी कोई कंपनी है, सो आप बेसिकली उस कंपनी को किसी बिना मीन्स वजह के बिना नहीं बेचोगे, कोई वजह होनी चाहिए तभी आप उसको बेचोगे। या तो कंपनी बेकार होनी चाहिए या फिर आपके ऊपर कोई मजबूरी होनी चाहिए, आपको पैसे की जरूरत है तभी आप बेच सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे स्टोरी क्या थी, यहाँ पे क्या किशोर बियानी को पैसे की जरूरत थी या फिर क्या जो कंपनी है वो वीक हो चुकी है, मीन्स उसमें इतनी ताकत नहीं रही है। सो हमारे हिसाब से जो पहला ऑप्शन था वही सही है, किशोर बियानी को थोड़ा पैसे की जरूरत थी, मीन्स बेसिकली उसको जरूरत नहीं थी, बेसिकली फ्यूचर ग्रुप को पैसे की जरूरत थी। ठीक है, सो अभी आज जानने वाले हम कि ये जो फ्यूचर रिटेल है वो ऐसी सिचुएशन में कैसे आई, फ्यूचर ग्रुप है बेसिकली वो ऐसी सिचुएशन में कैसे आई और मीन्स किन वजहों की वजह से मीन्स उनको ये सब होना पड़ा। और आज हम ये भी जानने वाले हैं कि क्या आपको फ्यूचर रिटेल के शेयर खरीदने चाहिए। मीन्स हम बहुत सारी न्यूज़ आई हमारे पास मीन्स क्या बोलते हैं, हमने थोड़ी स्टडी की, हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया है, हमने मीन्स क्या बोलते हैं मीन्स बहुत कुछ छान के निकाला है और वो सब सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का हमारा वीडियो, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाद में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर कोई भी ऐसी वीडियो है कि हम ऐसी बहुत सारी वीडियो आते रहते हैं, हम केस स्टडी बहुत बनाते हैं, हमें बहुत पसंद है केस स्टडी बनाना। ठीक है, क्योंकि मीन्स हमें केस स्टडी देखना पसंद है तो हमारे हिसाब से आपको भी पसंद होगा देखना केस स्टडी, तो इसलिए हम आपके लिए केस स्टडी आते रहते हैं। और अगर आपको ऐसी सब केस स्टडी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाद में बेल आइकन उसको दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। और हम बेसिकली एक पूरा प्लेलिस्ट बना चुके हैं केस स्टडी के ऊपर। ठीक है, सो अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में। आप चालू करते हैं आज का वीडियो। सो ये जो प्रॉब्लम है, यानी जो फ्यूचर ग्रुप का जो प्रॉब्लम है उसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे। ठीक है, सो ये जो बात चालू होती है वो चालू होती है बिग बाजार से, मीन जो किशोर बियानी जी है जो मीन्स बेसिकली ओनर बोल सकते हैं फ्यूचर ग्रुप के, मीन्स मेन स्टॉक होल्डर है। सो बेसिकली उन्होंने सबसे पहले बिग बाजार चालू किया था और ये सब मीन्स क्या बोलते हैं रिटेल फर्म चालू की थी। एंड देन उसके बाद जो बिग बाजार था, जो उनका ऑफलाइन रिटेल का जो बिजनेस था वो बेसिकली अच्छा खासा चल रहा था, जिनकी वजह से मीन्स उनको लगा कि भाई अभी मुझे और थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए और इसलिए उन्होंने बहुत सारे वर्टिकल में बेसिकली डाइवर्सिफाई कर दिया। उन्होंने फाइनेंशियल सर्विस की कंपनी खोल दी, उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी खोल दी, उन्होंने ऑनलाइन रिटेल कंपनियाँ खोल दी, मीन्स उन्होंने मीन्स हर एक मीन्स बहुत ज़्यादा डाइवर्स कर दिया उन्होंने। और बेसिकली किसी भी कंपनी में प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि वो कंपनी कहीं ओवर डाइवर्सिफाई ना कर दे, और बेसिकली ऐसा ही हुआ फ्यूचर ग्रुप में। जैसा देख सकते हो जो ITC है वो भी कुछ ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर चुकी है, होटल बिजनेस में आ चुकी है, बिजनेस में इन फिलहाल वो मीन्स फिर भी थोड़ा मीन्स कम बिजनेस में, लेकिन जो फ्यूचर ग्रुप है वो कुछ ज़्यादा बिजनेस में फैल चुकी थी, जैसा मीन्स एकदम अनरिलेटेड बिजनेस में फैल चुकी है, जैसा मीन्स फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस। मीन्स बिग बाजार और फाइनेंशियल सर्विस का क्या रिलेशन है, मेरे को तो कुछ नहीं लगता भाई। हाँ भाई, एक बार बिग बाजार का और लॉजिस्टिक का उनका जो बिजनेस है उसका रिलेशन लगता है, उन्होंने बेसिकली अपनी लॉजिस्टिक जो कंपनी थी वो भी चालू की थी, सो दोनों का रिलेशन हो सकता है। लेकिन भाई फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस क्या रिलेशन है, मेरे को नहीं लगता। सो मीन्स ये जो अनरिलेशनल जो एक्सपांडिंग की थी उन्होंने, बेसिकली एक्सपांशन किया था यानी डाइवर्सिफिकेशन किया था, वो बेसिकली बहुत खतरनाक साबित हुआ। उन्होंने मीन्स इतना डाइवर्सिफिकेशन करने के उन्होंने बहुत ज़्यादा लोन लिया था, बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा लोन लिया था, लोन के दबे वो लोग मीन्स आज कुचले जा चुके हैं। ठीक है, सो ये था शॉर्ट आंसर। सो अगर आपको पूरा लॉन्ग आंसर चाहिए सो हम अभी वो बताने वाले। सो लॉन्ग आंसर क्या है बेसिकली, मीन्स ऐसे सब कैसे हुआ चालू। सो अगर हम बात करेंगे तो लोग कहते हैं कि जो किशोर बियानी है वो बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं, मीन्स वो सोचते हैं कि मीन्स अभी आगे क्या करना है, मीन्स अभी 1-2 साल में क्या होना चाहिए। उनको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए था, उनको पता होना चाहिए था कि भाई इंडिया में अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसे सब ऑनलाइन स्टोर आ सकते हैं, सो जिसकी वजह से उनका जो बिग बाजार है वो इतना ज़्यादा नहीं चलेगा, वो में भी कम हो सकता है उसका चलना। सो बेसिकली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो लॉन्ग टर्म ही सोचते थे, उनका जो फोकस था वो लॉन्ग टर्म पे ही था। 2007 में अगर हम बात करेंगे तो 2007 में उन्होंने futurebazaar.com नाम की कंपनी चालू की थी, जिसकी वजह से मीन्स अगर हम बात करेंगे 2007 तो मीन्स बहुत ज़्यादा अर्ली पीरियड हो चुका था। तो अगर तभी की बात करेंगे हम तो तभी जो ई-कॉमर्स था इतना फैला नहीं था, लेकिन 2007 में ही फ्लिपकार्ट ने भी चालू किया था। सो अब ये बात क्या हो गई, फ्लिपकार्ट सक्सेसफुल हुआ लेकिन futurebazaar.com सक्सेसफुल नहीं हुआ। सो बेसिकली इसमें थोड़ा टाइमिंग का प्रॉब्लम हो गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि जो फ्लिपकार्ट है वो सक्सेसफुल हो गया लेकिन जो futurebazaar.com है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। सो बेसिकली इसका जो रीज़न है वो है टाइमिंग, जो मीन्स दोनों की टाइमिंग वो बिल्कुल भी गलत थी। मीन्स तभी 2007 में ई-कॉमर्स इतना फैला नहीं था, जिसकी वजह से टाइमिंग थोड़ी गलत थी दोनों की, लेकिन उसको हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करना चाहेंगे
जो futurebazar.com था उसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल भी बराबर नहीं था और बेसिकली इसमें थोड़ी क्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़ा मीन्स इतना बेटर एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन हम फ्लिपकार्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिल रहा था, डिलीवरी बिल्कुल अच्छी थी, एग्जीक्यूशन भी बिल्कुल उनका अच्छा था और बेसिकली जो फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंट थे वो भी बहुत अच्छे खासे थे। हालांकि मीन्स तभी 2007 में खाली बुक्स ही बिक रही थी फ्लिपकार्ट पे, लेकिन फिर भी जो बुक्स में जो डिस्काउंट थे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे खासे थे, मीन्स बहुत अच्छे डिस्काउंट मिल रहे थे बेसिकली फ्लिपकार्ट पे। लेकिन वहीं पर अगर हम futurebazar.com की बात करेंगे तो बेसिकली उनमें ऐसा प्रॉब्लम तो थी। लेकिन साथ ही साथ अगर आप कोई भी बात करेंगे तो जो मेन रिटेलर हैं, मीन्स जो बड़े बड़े रिटेलर होते हैं जैसे डीमार्ट, बिग बाज़ार, ये सब का फ़ायदा क्या होता है, मीन्स ये सब कंपनियां ये सब चीज़ों को यानी जो नॉर्मल चीज़ें हैं उसको इतने कम दाम पे बेच कैसे सकती है। सो इसका बेसिकली एक ही रीज़न है और वो रीज़न ये है कि ये जो कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े रिटेलर है जैसे बिग बाज़ार, डीमार्ट, रिलायंस रिटेल, ये सब जो भी माल खरीदते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं, जिसके वजह से ये लोग को मीन्स आप जितना भी ज़्यादा माल खरीदोगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो मीन्स एक रूल है रिटेल का, ठीक है। तो इसीलिए जो बड़े बड़े रिटेलर हैं उनके पास एक एडवांटेज रहती है, बेसिकली जो छोटे छोटे रिटेलर हैं और जो मीडियम रिटेलर हैं उनसे उनके पास एक एडवांटेज रहती है। उनके पास क्या एडवांटेज रहती है कि वो एक साथ बहुत सारा माल खरीद सकते हैं, जिसकी वजह से उनको जो माल है वो सस्ते में मिलेगा, ठीक है। सो ये एक एडवांटेज रहती है। जो किशोर बियानी जी थे उनको ऐसा लगता था कि मीन्स ये जो एडवांटेज है इसकी वजह से जो हमारा futurebazar.com है वो जो ई-कॉमर्स मार्केट है उसमें बहुत ऊपर जाने वाला है। हमें मीन्स रीज़न तो पता है कि भाई डीमार्ट में सब चीज़ें सस्ती मिलती है इसलिए हम डीमार्ट में खरीदने जाते हैं, बिग बाज़ार में चीज़ें सस्ती मिलती है इसलिए हम खरीदने जाते हैं। तो जो उनका रीज़न था वो तो एकदम बराबर था, लॉजिकली मीन्स करेक्ट था। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि ये जो एडवांटेज है वो बड़े रिटेलर को छोटे रिटेलर के सामने मिलती है, लेकिन जो बिग बाज़ार है बेसिकली जो फ्यूचर ग्रुप है, जो मीन्स जो futurebazar.com है, उनका कंपटीशन छोटे रिटेलर के साथ था ही नहीं। उनका कंपटीशन था फ्लिपकार्ट के साथ और ऐसे मीन्स ई-कॉमर्स जाइंट के साथ जैसे अमेजोन, ये सब कंपनियों के साथ था। और बेसिकली तभी भी मीन्स बहुत सारा कंपटीशन था, अभी भी बहुत कंपटीशन हो चुका है, अभी तो बहुत सारा हो चुका है, लेकिन तभी भी 2007 में भी अच्छी खासा कंपटीशन था। आज से 13 साल पहले भी जो ई-कॉमर्स मार्केट है उसमें अच्छा खासा कंपटीशन था और इसलिए जो futurebazar.com था वो बेसिकली इतना अच्छा खासा चल नहीं पाया। लेकिन जैसे हमने पहले बात करा टाइमिंग की, जो दोनों की टाइमिंग थी वो बिल्कुल गलत थी। 2007 बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं था ई-कॉमर्स चालू करने के लिए। लेकिन जो फ्लिपकार्ट था उसके पास वेंचर कैपिटलिस्ट का सपोर्ट था, यानी वीसी का सपोर्ट था। सो भाई वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, भाई बेसिकली वो कंपनी को पैसा देते हैं। सो अभी फ्लिपकार्ट जितने भी लॉसेस करती आएगी, यानी वो कंपनी को हर साल जितना भी लॉसेस होते रहेगा उसको चलेगा, क्योंकि भाई उसका जो पैसा है वो वेंचर कैपिटलिस्ट तक आते रहते हैं। सो जब तक जो वीसी है यानी वेंचर कैपिटलिस्ट है, उसको हम बेसिकली वीसी बोलेंगे। सो जब तक ये जो वीसी है वो कंपनी को खरीदती रहती है, कंपनी कुछ ना कुछ पार्ट खरीदती रहती है, कंपनी में इन्वेस्ट करती रहती है, तब तक फ्लिपकार्ट को जितना भी लॉसेस होगा चलते रहेगा, कंपनी डूबेगी नहीं। लेकिन जो futurebazar.com था उसमें बेसिकली कोई भी इन्वेस्टर नहीं था, उसमें कोई भी वीसी नहीं था बेसिकली। सो ये जो फ्यूचर ग्रुप था वही बेसिकली पूरा इन्वेस्ट कर रहा था। सो इसीलिए जो futurebazar.com को जब थोड़ा बहुत लॉसेस होने लग गए तभी उन्होंने जो अपना जो futurebazar.com था उसको बंद कर दिया, उसके ऑपरेशन शट कर दिए, ठीक है। सो इसी वजह से वो इतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया और फ्लिपकार्ट उसके सामने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। तो क्यों सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि जो फ्लिपकार्ट था उसने बहुत मीन्स वो पहले से ही मीन्स उसकी जो टाइमिंग थी वो गलत थी, वो गलत टाइम पे आ चुका था, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा टाइम तक बना रहा जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो चुका था, ठीक है। सो ऐसे करते करते मीन्स ये जो futurebazar.com था उससे जो फ्यूचर ग्रुप था उसको तकरीबन 300-350 करोड़ का नुकसान हुआ, ठीक है। सो बेसिकली जो फ्यूचर ग्रुप था उनका इसी जो रिस्क अवर्स थे, मीन्स वो बेसिकली लॉस अवर्स थे, उनका लॉस ज़्यादा पसंद नहीं था। इसकी वजह से जो उनका जो futurebazar.com था वो चल नहीं पाया फ्लिपकार्ट के सामने। सो फ्लिपकार्ट आगे चला गया एंड देन उसके बाद उन्होंने 2013 में वापस चालू किया था, उन्होंने बिग बाज़ार डायरेक्ट लाया था। सो बिग बाज़ार डायरेक्ट क्या होता है, उसका जो बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा अलग था, futurebazar.com था उससे थोड़ा अलग था, मीन्स थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अलग था। उसमें होता क्या बेसिकली, उसमें हर एक किराना वाला होता है बेसिकली। तो जो किराने वाले होते हैं वो लोग सीधा कस्टमर के पास से ऑर्डर देंगे, बराबर। सो अभी किराने वाले ने कस्टमर के पास से ऑर्डर दिया, सो वो ऑर्डर जाएगा सीधा बिग बाज़ार के पास, ठीक है। सो बिग बाज़ार के पास जाएगा और जितना भी माल है, जितना भी गोदाम में माल है वो सब कुछ बिग बाज़ार संभालेगी और जितना भी माल का डिलीवरी है वो सब भी बिग बाज़ार संभालेगी, ठीक है। सो ऐसे होता था काम, यानी जो किराने वाले हैं या फिर कोई भी दुकान वाला है वो कस्टमर से ऑर्डर देगा एंड देन ऑर्डर पास करेगा बिग बाज़ार को, बिग बाज़ार हमें यहाँ पे डिलीवरी कर देगी, पैसा जाएगा बिग बाज़ार के पास और जितना भी कमीशन रहेगा किराने वाले को मिल जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली इनका नया बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा था। और अगर हम बात करेंगे अभी जियो मार्ट की, तो जियो मार्ट का भी कुछ बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा लगता है मेरे को, कि कुछ ऐसा लगता है बिजनेस मॉडल, लेकिन शायद से थोड़ा बहुत चेंजेस किए कि वो किराने वाले से माल खरीद के वो लोग वहाँ पे देंगे, किसको देंगे, तो कस्टमर को देंगे बेसिकली। और मीन्स मेरे हिसाब से इसीलिए क्योंकि ये जो जियो मार्ट है उसका जो बिजनेस मॉडल है वो बिग बाज़ार से थोड़ा मिलता जुलता था, बिग बाज़ार डायरेक्ट से, इसी वजह से शायद रिलायंस ने बिग बाज़ार को खरीद लिया, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है, ये मेरी थिंकिंग है, मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है। सो 2013 में किशोर बियानी ने चालू किया था बिग बाज़ार डायरेक्ट, लेकिन उसके बाद 2016 में ये जो उनका जो बिग बाज़ार डायरेक्ट था वो बेसिकली चला नहीं, बहुत लॉसेस होने लगे, जिसकी वजह से 3 साल में 2013 से 2016 यानी ये सिर्फ 3 साल ही चला और 2016 में इसको बंद करना पड़ा, ठीक है। सो बेसिकली क्यों नहीं चला, इसमें बेसिकली रीज़न ऐसा हो सकता है कि जो किराना वाला है वो खुद माल क्यों नहीं बेचे कस्टमर को,
वो किराना वाला मीन्स खुद कस्टमर को माल बेचने के बजाय वो बिग बाजार को क्यों बोलेगा, किराना वाले के पास भी तो माल है, सो किराना वाला खुद जाके डिलीवरी कर सकते हैं, खुद जाके बेच सकते हैं। ठीक है, सो मीन्स ये सब चीज़ें थी। या फिर मीन्स आप ही सोचो, आपको कोई दुकान हो, आपके पास माल है, किसी कस्टमर ने आपको बोला कि भाई मेरे को ये माल चाहिए, तो आप क्या करोगे, खुद माल बेचोगे जिसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, या फिर आप बिग बाजार को बोलोगे भाई तू ये सब कुछ कर दे, मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे देना। आप खुद ही बेचोगे, मीन्स थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डिलीवरी देने जाना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट आपको अच्छा खासा हो जाएगा। सो मे बी मेरे हिसाब से इसी वजह से नहीं चल पाया होगा। अभी मैंने इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है बिजनेस मॉडल के ऊपर, लेकिन मेरे हिसाब से यही एक वजह होगी जिसकी वजह से वो बिजनेस मॉडल चल नहीं पाया। देन 2017 में उन्होंने एक नया बिजनेस मॉडल लाया, मीन्स उन्होंने एक नया टाइप का बिजनेस लाया। वो क्या करते थे, जितने भी कस्टमर हैं उनको बेसिकली अपने स्टोर में, कौन से स्टोर में, नीलगिरीज बेसिकली, इजी डे और वेरी हेरिटेज फ्रेश, ये सब जो उनके जो स्टोर थे उसमें वो लोग हर एक चीज़ पर डिस्काउंट दे रहे थे। कितना डिस्काउंट, तकरीबन 10% डिस्काउंट दे रहे थे। ठीक है, सो भी आपको डिस्काउंट चाहिए, सबको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपके जितने भी स्टोर हैं उनके बस सिर्फ एक 999 यानी 999 रुपये का उनका एक एनुअल मेंबरशिप खरीदना पड़ेगा। सो अगर आप 999 रुपये हर साल देते हो, सो आपको उनके स्टोर में जितने भी चीज़ें वो सब पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, सो उन्होंने बेसिकली ये चीज़ चालू की। सो ये बिजनेस मॉडल तो अच्छा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम यही है कि अगर समझ जाए आप उस कंपनी के बेसिकली आप एक प्रीमियम मेंबरशिप देते हो, बराबर। सो आपने प्रीमियम मेंबरशिप दे दी, सो भी आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि मीन्स आपकी सिटी में तकरीबन 2 से 3 उस कंपनी के स्टोर तो होने ही चाहिए। ठीक है, नहीं तो मीन्स 2 से 3 हुए नहीं तो मीन्स आपको कितना दूर जाना पड़ेगा, वो मीन्स तकरीबन उतना फ्यूल में यानी गाड़ी का मीन्स एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में इतना खर्चा हो जाएगा। लेकिन समझ जाए आप कंपनी हो, सो अभी आपको हर एक शहर में तकरीबन 2 से 3 दुकानें खोलनी है। खोल पाओगे आप, मीन्स कितना पैसा चाहिए रहता है, उतनी ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, या फिर रेंट पे लेना पड़ेगा, फिर इतनी बड़ी मीन्स दुकान, मीन्स बेसिकली इतने बड़े स्टोर का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, देन उसमें माल भरना पड़ेगा, मीन्स कितना ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और बेसिकली इसी खर्चे की वजह से जो फ्यूचर ग्रुप था बेसिकली, वो जो उसका जो नया स्कीम था उसके हिसाब से वो चल नहीं पाई, जिसकी वजह से उनको स्कीम भी एक लॉस में बंद करना पड़ा। मीन्स उनको लगा था कि हम कर लेंगे, हर एक शहर में 3 दुकान खोलेंगे, लेकिन बेसिकली इसके आसपास भी वो नंबर नहीं पहुंच पाया। वो लोग थोड़ी दुकान खोल पाए, लेकिन उसमें ज़्यादा खर्चा हो गया बेसिकली। तो इसी वजह से जो ईजी डे वो अभी भी लॉस में चल रही है। ठीक है, तो ये सब करने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, और उसकी वजह से उनका जो डेप्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया उस कंपनी के ऊपर। बेसिकली जो फ्यूचर ग्रुप था उसके ऊपर तकरीबन 30,000 करोड़ का डेप्ट हो चुका है, 30,000 करोड़ का लोन ले चुके। सो अब ये 30,000 करोड़ का लोन तो उनको ऐसे तो मिलने वाला नहीं है, उनको दहेज में तो मिलेगा नहीं बेसिकली। सो इसके लिए उन्होंने अपने शेयर थे उसको प्लेज रखा था, यानी शेयर को गिरवी रखा था, लेकिन शेयर की कीमत कम हो गई। सो अभी शेयर की कीमत कम हो जाएगी, सो उनको बेसिकली उसको कॉल लेटर को वापस से बैलेंस करने के लिए ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा। यानी समझ जाइए उन्होंने 30,000 करोड़ का लोन लिया था, सो भी 30,000 करोड़ के लोन के सामने उनको तकरीबन 40,000 करोड़ के शेयर रखने पड़ेंगे, बराबर। सो भी 40,000 करोड़ के शेयर रखे, लेकिन अगर शेयर का प्राइस कम हो जाएगा, सो ये जो 40,000 करोड़ के जो शेयर है उनकी प्राइस कम हो जाएगी। और अगर वो समझ जाए 20,000 करोड़ हो गई, सो उनको यानी बेसिकली उनकी शेयर की कीमत 50% कम हो चुकी है। सो बेसिकली उनको 30,000 करोड़ के सामने 40,000 करोड़ के शेयर चाहिए, लेकिन उनके पास सिर्फ 20,000 करोड़ के शेयर ही है। सो बाकी के 20,000 करोड़ उनको कहीं ना कहीं से वापस पैसे डालने पड़ेंगे, या फिर उनको और शेयर गिरवी रखने पड़ेंगे। सो अब उनके पास और शेयर तो थे नहीं बेसिकली, सो इसलिए उनको 20,000 करोड़ और डालने पड़ेंगे। और एक कोरोना ने बेसिकली आखिरी कील मार दी, मीन्स उनके जो पहले से ये जो उनका रिटेल बिजनेस था वो बहुत स्लो चल रहा था, उसके पास इतना बड़ा डेप्ट था, लेकिन वो डेप्ट पे नहीं कर पा रहे थे, उनमें से कैश फ्लो बराबर नहीं था। सो बेसिकली कोरोना की वजह से और कम हो चुकी है इनकी सेल्स। सो बेसिकली इनके पास आखिरी सहारा था पैसे का, और उनके पास सिर्फ रिलायंस का सहारा था। सो रिलायंस को उन्होंने अपने ये सब एसेट बेच दिए, और ये सब कंपनियां यानी जो बिग बाजार है वो सब बेच दिए, और बेसिकली उनसे उन्होंने पैसा दे दिया जिनसे वो लोग अभी डेप्ट पे कर सकते। ठीक है, सो ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ऐसा लगा कि इस वीडियो से आपको सीखने मिला, आपको हमारी केस स्टडी पसंद आई, आपको ये जो हमारे एग्जाम्पल्स थे वो सब पसंद आए, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाजू बेल आइकन उसको दबा दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी।